हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेल आप वेलकम टू माय चैनल सक्सेस इज ए डिसीजन। तो चलिए आज मैंने जैसे कहा था कि मैं ऑयल के ऊपर एक वीडियोस लेकर आऊँगा जो पर्टिकुलरली ये डिफाइन करेगा कि जो रिसेंट क्राइसिस चल रही है, जो ऑयल्स के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गए थे। ठीक है, तो उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी पे, क्या ये पहले भी हो चुका है। ठीक है, क्या क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए। ठीक है, तो मैं उसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी है, तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आए हैं, ठीक है, उसे देख लेते हैं जल्दी से न्यूज़पेपर में। ठीक है, तो ये एक पहला टर्म है सेप्सीवैक। ठीक है, ये टर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये न्यूज़ में इसलिए है। तो ये एक टाइप का ड्रग है। ठीक है, जिसे यूज़ पहले कभी करा गया था टू ट्रीट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ये काफ़ी हार्मफुल्स है। ठीक है, और अगर इनके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं तो ये लाइफ थ्रेटनिंग बन जाते हैं। ठीक है, तो अब ये इसलिए न्यूज़ में आ जाता है क्योंकि ये कहा जा रहा है क्या ऐसे बैक्टीरिया, क्योंकि ये भी एक जो कोविड-19 है वो भी एक तरह का पैथोजेंस है। ठीक है, वो भी पैथोजेंस से बने हैं। ठीक है, उनसे जनरेट हुए हैं। तो इसीलिए ये न्यूज़ में इसलिए आ जाता है क्योंकि ये कहा जा रहा है क्या इसे हम यूज़ कर सकते हैं एज ए ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19। तो इसलिए ये टर्म न्यूज़ में आ जाता है। तो आप लोगों को इसके ऊपर नोट्स बना लेना है। ठीक है, तो जो अब ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आ जाता है, द की स्ट्रेटजीज फिजिकल एम्पावरमेंट ऑफ स्टेट्स। ठीक है, कि जो इस टाइम है, ठीक है, उसमें स्टेट का रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इम्पॉर्टेंट है तो अब उन्हें भी हमें पता है कि जो क्राइसिस चल रही है, ठीक है, अब सबके पास पैसे की कमी, चाहे वो स्टेट हो या सेंटर हो। ठीक है, तो अब जो स्टेट हैं, ठीक है, उन्हें एम्पावर करना चाहिए गवर्नमेंट को फिजिकली और फाइनेंशियली। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट को क्या क्या स्टेप लेने चाहिए, और स्टेट पहले से भी काफ़ी कुछ कर रही हैं। तो इसके ऊपर मैं कल वीडियो लेके आऊँगा, तो कल आप ज़रूर देखिएगा। कल की वीडियो वो पर्टिकुलरली इसी टॉपिक के ऊपर होगा। ठीक है, अब ये देखिए एक ये प्लेस न्यूज़ में है इदलिब। ठीक है, तो इस टाइप के प्लेसेस प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सीरिया में है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे टर्म्स हमेशा नोट डाउन करिएगा आप। ठीक है, तो उसके बाद देखिए ये भी एक ये भी एक सेक्शन है ऑयल प्राइसेस के ऊपर। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि आपके सारे जितने भी डाउट्स पहले के हैं और जितने भी आगे होंगे वो सब आज क्लियर हो जाने हैं आपके। तो इस वीडियो में बने रहें एंड तक। ठीक है गाइज, और फिर उसके बाद ये सागर विज़न। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाते हैं जैसे आईओसी। ठीक है, इंडियन ओशन कमीशन। तो ये सब आप पहले भी न्यूज़ में पढ़ चुके हैं, पहले भी न्यूज़ में काफ़ी बार आया है। तो इसमें एक टर्म आ जाता है मेज़ प्रोग्राम। ठीक है, तो इसे लॉन्च करा गया था 2010 में मॉरिशियस में। ठीक है, और इसे जो ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं वो यूरोपियन यूनियन है और यूएनओडीसी है, यानी यूनाइटेड नेशन ड्रग ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स। ठीक है, ये दोनों कंबाइन होकर इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो जो ये प्रोग्राम है ये इंडिपेंडेंटली जो भी इसके फंड्स एलोकेट होते हैं वो टोटली ईयू फंड एलोकेट करती है इसकी। ठीक है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसे रन करवाने की वो इंटर गवर्नमेंटल अथॉरिटी ऑन डेवलपमेंट, ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी, कॉमन मार्केट फॉर ईस्टर्न एंड साउदर्न अफ्रीकन एंड इंडियन ओशन कमीशन। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन कंबाइन होकर इसे रन करवाती है, लेकिन जो इसे फाइनेंशियल हेल्प जो प्रोवाइड करती है, जो फंडिंग प्रोवाइड करती है वो ईयू। ठीक है, वो ऑल अलोन। ठीक है, अब इसका जो मेन एम है, ठीक है, वो मैरीटाइम जो सिक्योरिटी है, ठीक है, उन्हें स्ट्रॉन्ग करना। ठीक है, उन्हें देखना। ठीक है, मेनली जो अफ्रीका है, ठीक है, उसके अराउंड, ताकि जो भी पायरेसीज वायरसेस के केसेस होते रहते हैं वो ना हो। तो इसलिए प्रोग्राम न्यूज़ में है, तो उसके ऊपर आप लोगों को नोट्स ज़रूर बनाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि न्यूज़पेपर में आ चुका है। ठीक है, जो सेकेंड टर्म न्यूज़ में आ जाता है वो है मैरीटाइम इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर। ठीक है, तो ये पहले भी आ चुका है। ठीक है, तो ये मेडागास्कर में है और उसका भी मेन एम वही है जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है। ठीक है, उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना। ठीक है, उसकी एक्टिविटीज़ करना, जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो भी सिक्योरिटी पर्पस है, ठीक है, उसे प्रमोट करना। ठीक है, इन्फॉर्मेशन शेयर करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें इनका काम है। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है वो द रीजनल कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन सेंटर। ठीक है, ये सिचल में है। ठीक है, ये जो सेंटर है, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन हमारी ये रिमिफ RMIFC, ठीक है, ये प्रोवाइड करवाएगी, इस इंफॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट करने का काम इसका है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स न्यूज़ में है, तो इसके ऊपर ज़रूर नोट्स बनाइएगा।
ठीक है। और आईओसी के ऊपर तो पहले भी आप लोगों ने पढ़ चुका है, ये सागर विजन, ठीक है, सागर प्रोजेक्ट, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब न्यूज़ में आया तो, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो लेके आ जाऊँगा जिसमें पूरा डिटेल में इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है गाइज। तो आज के न्यूज़पेपर में यही कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो हम चलिए अब जो ऑयल्स के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए वो देख लेते हैं, उसमें जितने भी डाउट आपके वो सब क्लियर हो जाने हैं, कुछ भी नहीं बचेगा। अगर कुछ बचता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक यही है हमारा, वाई ऑयल प्राइसेस आर गोइंग डाउन एंड हाउ इट अफेक्ट्स द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो जो ऑयल प्राइसेस वो क्यों गिर रहे हैं, ठीक है, उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी पे। तो चलिए आज हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। तो आप लोगों ने न्यूज़ में तो सुना ही होगा कि 14 सितंबर 2019 को, ठीक है, जो सऊदी अरेबिया की जो इम्पोर्टेंट ऑयल प्रोसेसिंग जहाँ ऑयल प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ थी, ठीक है, एक तो एरेमको ऑयल था, ठीक है, जो कि एपक्वैक और खुरैस, ठीक है, ये दो प्लेसेस हैं, ठीक है, सऊदी अरबिया में, ठीक है, ईस्टर्न बॉर्डर के पास में, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी जो ऑयल फैसिलिटीज़ थी, ठीक है, एरेमको ऑयल, ठीक है, उन पे ड्रोन से अटैक करा गया था। और जब ये अटैक हुआ था तो तभी से ये सारी चीज़ें क्राइसिस ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो एक ही रात में, ठीक है, 25% जो ऑयल प्राइसेस थे वो कोलैप्स हो गए थे, ठीक है। अब इस प्राइसेस को हैंडल करने के लिए सऊदी अरबिया ने क्या करा था, जो भी प्राइसेस क्रैश होते उसे एब्जॉर्ब कर लिया था, ठीक है। और उसी के बाद से ये प्राइस वार स्टार्ट हो गया, फिर इसमें रसिया भी आ गया, फिर धीरे धीरे यूएस भी आ गया, ठीक है। अब यही सारी चीज़ें जो ऑयल प्राइसेस क्रैश हुए हैं तो इनका फ़ायदा कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी को पहुंचा है और हम वही फ़ायदा देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला है, वाई आर ऑयल प्राइसिंग क्रैशिंग, ठीक है। तो जो ऑयल प्राइसेस है वो क्यों गिर रहे हैं, तो जो सबसे पहला रीज़न है वो यही है, कोरोना वायरस का आउटब्रेक, ठीक है, कि इसी की वजह से जो प्राइसेस है वो गिरने शुरू हो गए हैं, ठीक है। और जो इकोनॉमी पे है उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। अब कैसे, तो देखिए, अब जो भी, अब चाहे ये अफवाह हो चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो उसी की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब ये भी रीज़न हो सकता है कि वहाँ पे जो लेबरर्स हैं, ठीक है, जो भी एक्सपोर्ट, ठीक है, जो कोई कंट्री अगर इंपोर्ट करवाती है ऑयल को, ठीक है, तो क्या पता ये जो वायरसेस हैं, ठीक है, ये हमें पता ही है टूरिज्म, ठीक है, जो भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रैवल हुआ है, ठीक है, तो ये चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती है। तो कंट्रीज़ ने क्या करा, जो ऑयल डिमांड था, ठीक है, एक तो पहली बात तो जब लॉकडाउन है तो जो व्हीकल्स थे, ठीक है, उनमें ऑयल की जो भी कैपेसिटी है, जो भी कंजम्पशन है वो तो कम हो ही जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इंपोर्ट ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगा। और इसी की वजह से कोरोना वायरस एक रीज़न हो जाता है जिससे जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रही है, ठीक है। तो ये एस्टिमेट पहले लगाया गया था कि जो ऑयल के डिमांड जो कम होंगे 2020 में वो 1.1 मिलियन बैरल पर डे होगा, ठीक है। लेकिन जब से ये आउटब्रेक हुआ है तो इसकी जो डिमांड है अब लगभग 48 मिलियन बैरल पर डे रिड्यूस हो गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा डिफरेंस आया है यहाँ पे, इसीलिए कोरोना आउटब्रेक को वन ऑफ द मेजर रीज़न बताया गया है। तो सेकंड पॉइंट की अगर बात करें, ठीक है, तो जो अब फैक्ट्रीज, ठीक है, ये सब बंद है ही, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन लगभग ना के बराबर है, ठीक है, तो इससे भी जो ऑयल कंजम्पशन था वो रिड्यूस हो गया है, डिमांड कम हो गया है। तो ये भी एक रीज़न है, ठीक है, जिससे जो ओवरऑल डिमांड है ऑयल का वो कम हो गया है, ठीक है। तो सेकंड रीज़न यही है, रिडक्शन इन फैक्ट्री आउटपुट एंड ट्रांसपोर्टेशन डिमांड हैज़ आल्सो ब्रॉट डाउन द ओवरऑल डिमांड फॉर ऑयल। तो इसी से रिलेटेड फिर ओपेक ने, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ के बारे में ज़रूर पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। तो इसी की वजह से ओपेक ने मीटिंग भी बुलाई थी, ठीक है, जिसमें जो ये प्राइसेस गिर रहे हैं, ठीक है, तो इसको हैंडल करने के लिए, इसको डिस्कस करने के लिए इन्होंने मीटिंग भी बुलाई थी, ठीक है, फैब में, ठीक है, जहाँ पे ये डिस्कस करा गया कि ये 1.5 बिलियन बैरल, ठीक है, इस साल के एंड तक और रिड्यूस करेंगे, जिससे जो ग्लोबल सप्लाई है वो अराउंड 3 to 3.6% कम हो जाएगी, ठीक है। तो जो ओपेक की मीटिंग हुई थी उसमें ये पॉइंट्स डिस्कस करे गए थे, ठीक है। लेकिन जो आउटकम हुआ वो कुछ अनएक्सपेक्टेड ही हो गया था, ठीक है, जिसमें अब मीटिंग में जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री वो आए थे, रशिया हो गया, ठीक है, अमेरिका, ठीक है, जितने भी थे, लेकिन रशिया ने क्या करा, ये एग्रीमेंट बनाया था, ठीक है, इसे मना कर दिया रशिया ने। क्यों? क्योंकि रशिया को कहीं ना कहीं ये डर लग रहा था कि जो यूएस हैं, ठीक है, अमेरिका, वो उनकी जो शेल कंपनीज हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं ओवरटेक कर लेंगी, ठीक है, और मार्केट को कैप्चर कर लेंगी। तो इसलिए रशिया ने क्या करा, मना कर दिया इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करने से। और
इसी के रिस्पॉन्स में फिर सऊदी अरेबिया वो भी पीछे भाई क्यों रहेगा, उसने भी प्राइस वॉर छेड़ दिया, ठीक है। अब हर लोग कंपटीशन बढ़ गया है, तो जाहिर सी बात है जब कंपटीशन बढ़ता है, ठीक है, तो प्राइसेस रिड्यूस होते ही होते हैं, तो इसलिए सऊदी अरेबिया भी पीछे नहीं रहा, उसने भी क्या करा, प्राइस वॉर छेड़ दिया, ठीक है। और कहीं ना कहीं उससे इम्पैक्ट किसको पड़ा, ओपेक प्लस को, ठीक है। देखिए ओपेक प्लस मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि ओपेक प्लस क्या है, ठीक है। ये जो ओपेक कंट्रीज है प्लस में जो इसके साथ में नहीं है, जो नन ओपेक कंट्री हैं, उनके ग्रुप को हम ओपेक प्लस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जो भी प्राइस वार होता है, ठीक है, चाहे वो WTO का भी आपने सुना होगा, वहाँ भी चलता है, ठीक है। अब चाहे ऑयल के रिसेंटली चल रहा है, ठीक है। अब देखिए वो ये प्राइस वार चलता क्यों आके, ठीक है, इसका मेन एम ही होता है कि जो मार्केट है, ठीक है, जो मार्केट शेयर है, जो भी कंपनीज है, ठीक है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर खुद कैप्चर कर लेना, या फिर हम ये कह सकते हैं टू रीगेन मार्केट शेयर, ठीक है। तो इसी चीज़ के लिए प्राइस वार होता है, ठीक है। अब देखिए जाहिर सी बात है, अब देखिए चाइना को ग्लोबल हब कहा जाता है, ठीक है, प्रोडक्शन का, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने क्या करा, पूरे मार्केट को ही कैप्चर कर रखा है अपने लो प्राइसेस के कारण, ठीक है। तो सेम रीज़न यहाँ पर भी यही है, जो कम सप्लाई, जो कम रेट बताएगा, ठीक है, उसी के मार्केट पे हक होगा, ठीक है। तो इस ओपेक प्लस के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इनमें ओपेक, ठीक है, जो कंट्रीज़ हैं, जैसे कि ओपेक में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया एंड वेनेजुएला ये आ जाते हैं, ठीक है। ये मेन 5 फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ठीक है। और प्लस मतलब जो इसके एक्स्ट्रा है, जैसे UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, लीबिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, ठीक है, इन कंट्रीज़ को टोटल कंबाइन करके ओपेक प्लस बनता है, तो ठीक है। तो यहाँ आई होप आप सबको कुछ धीरे धीरे सब कुछ समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और देख लेते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे देख लिया प्राइस वार क्यों किया जाता है, ठीक है, टू रीगेन मार्केट शेयर। अब देखिए अब इससे क्या चीज़ होती है आगे चल के, ठीक है, अब इसका आगे चल के क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब देखिए जैसे जैसे प्राइस, अब देखिए अगर एक कंपनी ने प्राइस कम करा, ठीक है, अब उसके कंपटीशन में आके दूसरी भी कम करेगी, वो क्या पता उससे वो ज़्यादा कर दे, ठीक है, फिर तीसरी कंपनी भी करेगी, चौथी भी करेगी, ऐसे कर करके क्या होता है, फिर कुछ एक ऐसा टाइम आ जाएगा, सेचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, जहाँ पे जो सबसे वीकेस्ट कंपनी है, ठीक है, वीकेस्ट कंपनी है, वो क्या होगी, वो कंपटीशन से ही बाहर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि नुकसान तो वो झेल नहीं पाएगी, ठीक है। अब कोई क्यों नुकसान झेलेगा भाई, कोई कंपनी मार्केट में आती है तो अपने फ़ायदे के लिए आती है, ठीक है। तो जो वीकेस्ट कंपनी होती है, जो स्मॉलर मार्जिनल फर्म्स होते हैं, ठीक है, उनको कंपटीशन से हटाने के लिए, उनको फोर्सफुली क्विट करवाने के लिए ये प्राइस वार का गेम खेला जाता है, और इसीलिए प्राइसेस को कट किया जाता है, ठीक है। आई होप ये सारे पॉइंट लिंक हो रहे होंगे आपको, ठीक है। अब जो प्राइसेस, अब यहाँ पे जो वैक्यूम क्रिएट हो गया है उन स्मॉल फर्म्स के क्विट करने से, ठीक है, उनको कैप्चर कौन करेगा, जो सरवाइव कर गया है वो, ठीक है। अब जाहिर सी बात, आप देखिए यहाँ पे ये पूरा सर्कल बन गया, अब दोबारा जो टिक गया वो बिक गया, ठीक है, वही वाला गेम है, ठीक है। तो आपको आई होप ये सारी चीज़ें समझ आ गई। तो प्राइस क्रैशिंग क्यों हो रही है, इसके क्या क्या रीज़न है, यहाँ पे देखिए ये सब अच्छे से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। और यही मेन रीज़न है, इसके पीछे मेन रीज़न कोरोना वायरस को ही बताया जा रहा है, ठीक है, आई होप, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब व्हाट इज़ ओपेक प्लस, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक स्लाइड बना दिया आपके लिए फिर भी, ठीक है। तो 2016 में दिसंबर वियना में एक मीटिंग हुई थी, ठीक है, जहाँ पे जो सऊदी अरबिया और रशिया है, ठीक है, इन लोगों ने वियना एग्रीमेंट साइन करा, ठीक है, किसके बीच, ओपेक कंट्रीज़ हैं उनके प्लस जो 11 नन ओपेक कंट्रीज़ हैं, इन दोनों के बीच जो एग्रीमेंट साइन हुआ था, ठीक है, ये एग्रीमेंट साइन हुआ था, ठीक है। अब ये एग्रीमेंट क्या था, तो ये एग्रीमेंट ये था कि जो ऑयल प्रोडक्शन है, ठीक है, उसको कम किया जाएगा, ठीक है। अब कम क्यों किया जाएगा, ताकि जो प्राइसेस फॉल हो रहे हैं कंपटीशन के थ्रू, ठीक है, वो बंद हो जाएंगे, और जो मार्केट में स्टेबिलिटी है, ठीक है, ऑयल प्राइसेस की, वो आ जाए, ठीक है। इसीलिए इन दोनों ग्रुपों के बीच एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, यही था ओपेक प्लस, ठीक है। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे तो इन्होंने एग्रीमेंट का कर लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, जो ये डील थी, ठीक है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ाते चले गए ये लोग, ठीक है। अब बढ़ाने से क्या हुआ कि जो एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन बन गया, जिसका नाम ओपेक प्लस ही रख दिया गया, ठीक है। और इन्होंने फिर अपना ही एक अलग ग्रुप बना लिया, और एक जुलाई 2019 में इन्होंने इन ग्रुपों ने एक चार्टर साइन कर लिया, ठीक है। तो चार्टर तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है, इट इज़ ए डॉक्यूमेंट इशूड बाय ए सॉवरेन स्टेट, ठीक है, जिसमें सारी कंडीशंस मेंशन करी जाती है, जिसको सब फॉलो करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये जो नया ग्रुप बन गया,
ठीक है, इसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, ठीक है, उन्होंने एक दूसरे से समझौता कर लिया, ठीक है, टू कोऑर्डिनेट एंड एडजस्ट देयर प्रोडक्शन पॉलिसीज, ठीक है, जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे वो सब फॉलो करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब जो ये फिर रूल्स रेगुलेशन बने, ये काफ़ी इफेक्टिव भी रहे, जिससे मार्केट में स्टेबिलिटी भी आई, ठीक है, और इसी की वजह से दिसंबर 2019 में इस डील को एक्सटेंड कर दिया गया अप टू अप्रैल 2020 तक, ठीक है। लेकिन मार्च 6 पे, ठीक है, सऊदी अरेबिया ने क्या करा, सऊदी अरेबिया को थोड़ा लालच आ गया, हम ये कहते हैं, ठीक है, कि उन्होंने एडिशनल ऑयल प्रोडक्शन का सोचा, ठीक है, कि वो एडिशनल ऑयल प्रोडक्शन करेंगे ताकि जो भी उनके मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला था, जो अटैक हुआ था उनके ऑयल फैसिलिटीज़ पे, ठीक है, उसको मैनेज करने के लिए इन्होंने एक्स्ट्रा ऑयल प्रोडक्शन का डिमांड रखा, ठीक है। अब इसी के लिए फिर क्या हुआ, और साथ साथ में क्या दिक्कत आ गई, कोरोना वायरस की भी फिर साथ साथ में दिक्कत आ गई, ठीक है। और इसी को रसिया ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर सऊदी अरेबिया की देखा देखी, ठीक है, रशिया ने भी मना कर दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, और अब रशिया भी जो पुराने डील्स हुए थे, ठीक है, उन्हें वो फॉलो नहीं करेगा और ना ही उन्हें मानेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे प्राइस वार एक तरह से छिड़ना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। और फिर जो सबसे ज़्यादा इनसे इम्पैक्ट वो कौन हुए थे, यूएस सेल प्रोड्यूसर से। क्यों? क्योंकि अब इन दोनों ग्रुप के जो ओपेक प्लस पॉलिसीज़ थी, ठीक है, इनके रेट कट होते थे, ठीक है, या अपना जो भी पॉलिसीज़ थे, ठीक है, वो फॉलो करते थे, और इनका फ़ायदा हमेशा यूएस सेल प्रोड्यूसर को मिलता था, ठीक है। लेकिन अब ये सारी चीज़ें अब रसिया और सऊदी अरेबिया ने मना कर दिया, तो कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान हो रहा था, और जो भी प्राइसेस थे, ठीक है, वो कोलैप्स होने शुरू हो गए, और जो कुछ स्मॉल होल्डर्स थे, जो बिजनेस होल्डर थे, वो कंपटीशन से ही बाहर हो गए। तो ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये पहली बार नहीं हुआ है, ये जो सऊदी अरेबिया इसने पहले भी जून 1985 में, ठीक है, फिर नवंबर 1997 में, फिर नवंबर 2014 में, ठीक है, इसने पहले भी ये सारी चीज़ें जो डील थे, ठीक है, इन्हें पहले ही मना किया है, और जो पहले भी प्राइस वार को इसने छेड़ा है, ठीक है, और जिससे जो प्राइसेस थे ऑयल के वो 50% तक रिड्यूस हो गए थे, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी डिटेल दे दी आपको। अब जो मेन आ जाता है वो, हाउ डज द कोरोना वायरस आउटब्रेक वर्सन द सिचुएशन। अब इसने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया तो किया क्यों, ठीक है, इसी ने क्यों किया, ठीक है। तो सबसे पहला रीज़न है रिड्यूस द एनर्जी डिमांड वर्ल्ड वाइड, ठीक है, स्पेशली इन चाइना। तो ठीक है, ये पहले भी हम सबको ये पॉइंट अपने आप ही समझ आ गया होगा, ठीक है, कि जब कंट्रीज़ ही बंद है, ठीक है, ना ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, ना इंपोर्ट हो रहा है, ना एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, ना एयरवेज चल रही हैं, ठीक है, जो शिप्स है वो भी नहीं चल रहे हैं, ठीक है, जो मेजर सोर्स ऑफ कंजप्शन है पेट जो भी ऑयल्स हैं, ठीक है, उनके, तो वो सभी जब बंद हैं तो जाहिर सी बात है ऑयल डिमांड ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए सबसे मेजर रीज़न इसी को बताया, काउंटिंग फॉर नियरली 10 मिलियन पर डे वेरियल, ठीक है, चाइना, ठीक है, सबसे ज़्यादा ये था 10 मिलियन बैरल पर डे का कंजम्पशन था। अब वहाँ पे इतना रिड्यूस हो गया, तो ये काफ़ी बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया, ठीक है, फैक्ट्रीज़ बंद हो गई हैं, वो खाली पड़ी हैं, ठीक है, तो इसलिए ये भी एक रीज़न है, ठीक है। अब ये भी बताया जा रहा है कि जो ऑयल प्राइसेस है वो यहाँ तक कि 0 से भी कम जा सकते हैं, ठीक है। और इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, अब अगर नेगेटिव चले गए प्राइस ऑयल प्राइसेस, तो जो ऑयल और गैस सेक्टर है वहाँ पे बैंकरप्सी हो जाएगी, मतलब वो लोग काफ़ी ज़्यादा लॉस में चले जाएंगे, ठीक है, और वहाँ की जो इकॉनमी है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, अगर हम ग्लोबल डिमांड की बात करें तो वो 100 मिलियन बैरल पर डे है, ठीक है, ग्लोबल डिमांड की ऑयल की, ठीक है, और वहीं इसका कोविड के इम्पैक्ट से ये अप टू 20% रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है गाइज, आप सबको ये सब समझ आ रहा होगा। और फिर यहाँ पे क्या सिचुएशन आ जाएगी कि जो कंपनीज हैं वो पे करेंगी, ठीक है, कस्टमर को कि आप हमसे आगे ख़रीदो। आज यही एक सेक्शन द हिंदू में आया है, उसमें बताया जा रहा है जो न्यूयॉर्क है वहाँ पे यही चीज़ कंडीशन हो अराइव हो गई है, वहाँ पे किया जा रहा है लोगों को कि आप हमसे ऑयल ख़रीदो, ठीक है। तो उस सेक्शन को ज़रूर देखिएगा, मैं एंड में देख लूँगा एक बार फिर भी उसे। अब इसका इम्पैक्ट इंडियन इकॉनमी पे कैसे पड़ रहा है, ठीक है। पहला रीज़न, इट फेवर्स द ट्रेड बैलेंस एंड हेल्प इन इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इससे जो हमारा बैलेंस शीट थी, ठीक है, वो सही हो गई है, ठीक है। तो अगर हम इंडिया की ट्रेड डिफिसिट की बात कर ले तो वो अराउंड 176 बिलियन 2018-19 में थी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड पे चली जाएगी, ठीक है।
हाँ बेशक कुछ सेक्टर्स हैं जैसे कि इक्विटी मार्केट, वो कहीं ना कहीं इनसे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होंगे। ठीक है, ठीक है। तो अगर हम करंट अकाउंट डिफिसिट की बात कर लें, ठीक है, तो वो काउंट होती है रुपीज़ वैल्यू पे। ठीक है, तो जो हमें पहले से पता है, जो इंडियन करेंसी है यानी जो रुपीज़ है वो डॉलर के अगेंस्ट काफ़ी वीक है। ठीक है, बेशक जो ऑयल क्राइसिस चल रही है, ठीक है, बेशक प्रोड्यूस प्राइसेस रिड्यूस हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो वैल्यूज़ है रुपीज़ की वो काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन एक बार जब ये सारी कंडीशन इंप्रूव हो जाएंगी, पेंडेमिक ख़त्म हो जाएगा, तो जो वो डॉलर का डिमांड है वो अभी तो कम है लेकिन वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। ठीक है, तो ये भी एक इम्पैक्ट बन सकता है हमारे जो करंट अकाउंट डिफिसिट पे है। ठीक है गाइज, अब जो एक और हम मेन रीज़न की बात कर लेते हैं। अब जो जो मेन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो ऑयल से रन होती हैं, ठीक है, अब हमें पता है कंजम्पशन मशीनों को ऑयल प्रोडक्ट तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, चाहे वो उनके फर्निशिंग प्रोडक्ट हो, ठीक है, लुब्रिकेंट्स हो, जो भी उनके बाय प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, तो जो मेजर फैक्ट्रीज़ हैं वो इसी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, वो फैक्ट्रीज़ बंद है तो जिससे क्या हुआ, जो डिमांड है, ठीक है, बाकी सारे सेक्टर्स पे, ठीक है, वो कम हो जाते हैं। तो ये सिचुएशन हमारे लिए हम कह सकते हैं कि कुछ पॉजिटिव्स तो है ही, लेकिन ये कहीं ना कहीं नेगेटिव भी साथ में लेके आए हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमारे इंडियन इकोनॉमी को इफ़ेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो अब ये बेनिफिशियल किस तरह है हमारी कंट्री के लिए। ठीक है, तो अगर हम इंडिया के इंपोर्ट की बात करें तो इंडिया अराउंड 80% ऑफ जो क्रूड ऑयल है, ठीक है, उसे इंपोर्ट करती है। जो भी रिक्वायरमेंट है हमारी वो 80% अब इंपोर्ट ही करवाते हैं हम। ठीक है, अब जाहिर सी बात है प्राइसेस फॉल हो रहे हैं, तो जिससे क्या होगा, जो इंडिया का इंपोर्ट बिल है, ठीक है, वो भी कम होगा और इसका पॉजिटिव इफेक्ट जाएगा हमारे करंट अकाउंट डिफिसिट में, मतलब वो एक बैलेंस होता दिखेगा। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम फैक्ट की बात करें तो अगर जो रेट है क्रूड ऑयल का, ठीक है, अगर वो $1 पर बैरल ड्रॉप होता है, ठीक है, तो इंडिया को इससे 10,700 करोड़ का फ़ायदा होगा हर साल। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट अकाउंट डिफिसिट है ये हमें पॉजिटिव साइड में दिखता नज़र आएगा। ठीक है, फिर जो इन्फ्लेशन है हमारा, ठीक है, इन्फ्लेशन तो सबको पता ही होगा, तो इन्फ्लेशन तो सबको ही पता ही होगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो हमारी इन्फ्लेशन है उसे कंट्रोल कर देगा। कैसे, अब जो मेजर फैक्ट्रीज़ हैं, ठीक है, वो सब ऑयल डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, तो अगर फैक्ट्रीज रन होंगी, ऑयल कंजप्शन बढ़ता रहेगा, ठीक है, तो प्रोडक्शन होगी तो क्या होगा, जो इनपुट कॉस्ट है वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है, जब अगर इनपुट कॉस्ट इंक्रीज़ होगा तो जो प्रोडक्ट्स का जो फिनिश्ड कॉस्ट है, ठीक है, जो फाइनल प्रोडक्ट का कॉस्ट था वो भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन अगर ऑयल के प्राइसेस रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो कंजम्पशन है, ठीक है, जो हमारा डिमांड है वो कम हुआ है, इसीलिए ऑयल प्राइसेस रिड्यूस हुए हैं। जब ये रिड्यूस हुए तो जो इन्फ्लेशन है वो भी हमारा कहीं ना कहीं जाके कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से ही, और इसी का फ़ायदा कहीं ना कहीं जाके आरबीआई उठा सकता है। वो जो लैंडिंग रेट है, ठीक है, उसे कहीं ना कहीं चल के कम कर सकता है। ठीक है, जो 2000 अगर हम दिसंबर की 2019 की बात करें तो आरबीआई ने क्या करा था, जो मॉनेटरी जो भी लैंडिंग रेट है उसे हॉल्ट कर दिया था। ठीक है, उसे एक तरफ पॉज कर दिया था। ठीक है, तो अब इस चीज़ का फ़ायदा उठा के गवर्नमेंट, जो आरबीआई है, जो इन्फ्लेशन, जो हमारा ऑयल प्राइसेस क्रैश हो रहा है, इसका फ़ायदा उठा के जो लैंडिंग रेट है उसे वो रिड्यूस कर सकता है। और इसका फ़ायदा किसे मिलेगा, जो हमारी इकोनॉमीज़ हैं, ठीक है, जो हमारे इंटरप्रेन्योर्स हो गए, ठीक है, जो न्यू क्रिएटेड फॉर्म्स है, उन्हें कहीं ना कहीं चल के फ़ायदा होगा, और जो हमारी इकोनॉमी है वो इन्हेंस होगी। ठीक है, और क्या हो सकता है इसका, ठीक है, एक पॉइंट ये भी, इंक्रीजिंग रिवेन्यू, जो हमारी रिवेन्यू है, ठीक है, वो इंक्रीज़ होगा, वो फिज़िकल बैलेंस हमने देखा ही है वो इम्प्रूव हो जाएगा हमारा। ठीक है, और जो फिज़िकल कंडीशन हमारी इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है, गवर्नमेंट में जो रिवेन्यू गेन होगा, ठीक है, उससे वो कहीं ना कहीं चल के जो कमिटमेंट करे हैं गवर्नमेंट ने उन्हें पूरा कर सकता है। जो अलग अलग फील्ड हैं, ठीक है, उनको फंड एलोकेट कर सकता है, जिससे हमारी जो इकोनॉमी है वो ऑटोमेटिकली डबल डिजिट ग्रोथ कर सकती है। ठीक है, और जाहिर सी बात है, जब आपके पास ज़्यादा पैसे होंगे, ठीक है, तो आप ज़्यादा खर्च करना चाहेंगे, और जब ज़्यादा खर्च करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, और इससे जो हमारी इकोनॉमी ग्रोथ है वो बूस्ट हो जाएगी। ठीक है गाइज, और ठीक है, इसका फिर एक और फ़ायदा मिलता है हमारे टेलीकॉम सेक्टर को भी। ठीक है, तो जो ऐसे सेक्टर्स है टेलीकॉम सेक्टर हो गए, ठीक है, ये सब बेनिफिट हो सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी सेक्टर है जिन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, जैसे एविएशन सेक्टर हो गया हमारा,
हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो गया, ये लॉसेस में गए हैं बेशक, लेकिन अगर एक बार रिवेन्यू हमारे पास इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, ये हमारा अगर जो रिवेन्यू जनरेट हो जाता है और हम इसे इकट्ठा कर लेते हैं, तो जब ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी तो हम उनको बूस्ट करके उन्हें फंड एलोकेट करवा के, ठीक है, तो ये सब उन्हें दोबारा ट्रैक पे लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेनिफिशियल कंडीशन थे जो कि ऑयल प्राइसेस में जो फॉल हुआ है, ठीक है, जो रिड्यूस हुए हैं उनके प्राइसेस, तो उसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स थे, ठीक है। तो हमने नेगेटिव इफेक्ट्स भी देखे, उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी देखे। तो अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है हम ये भी देख लेते हैं, ठीक है, व्हाट कैन बी वे फॉरवर्ड, ठीक है गाइज। तो ये सिचुएशन एक बार पहले भी आई थी 2014-16 के बीच, ठीक है। तो जो सेंटर स्टेट दोनों ने मिलकर क्या करता, इस जो अपॉर्चुनिटीज़ थी उसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाया था। जैसे कि जो एक्साइज ड्यूटी थी उसे बढ़ा दी गई थी, ठीक है, जो वेट टैक्सेस थे पेट्रोल या डीजल पे, ठीक है, ठीक है, उसे भी बढ़ा दिया गया था। तो ये पहले भी जब सिचुएशन आई थी तो उस टाइम गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए थे, ठीक है। तो सेम वही सिचुएशन गवर्नमेंट यहाँ भी फॉलो कर सकती है, ठीक है, जो एक्साइज ड्यूटी वो बढ़ा दे, तो जिससे क्या होगा, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बेनिफिट्स होंगे, ठीक है, और जो प्रोडक्टिविटी है वो ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब जो ये सिचुएशन है ये हमेशा नहीं रहने वाली है, ठीक है। तो जब तक है तो गवर्नमेंट को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, और जो हमारे रिजर्व्स हैं, ठीक है, उन्हें उनकी कैपेसिटी बढ़ा देनी चाहिए, ठीक है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा सके जो रिवेन्यू है उसे स्टोर करना चाहिए, ठीक है। तो अगर एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं, तो अगर जो हमारे पास रिजर्व्स है पहले से ही, ठीक है, अगर उसका हम 50% भी अगर उसका यूज़ करते हैं तो इंडिया अराउंड हर 50 to 60 बिलियन डॉलर बचा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए बात करी जा रही है जो हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स है उसे, इसकी कैपेसिटी को हम बढ़ा दे, ताकि जो फ्यूचर पर्पस के लिए जो भी स्टोरेज होगा वो कहीं ना कहीं आगे चल के काम ही देगा, ठीक है। तो अगर अब इंडिया जो उनके रिजर्व्स है अगर उसका ही यूज़ करे पर्टिकुलरली, तो ये पहले था जब ये कंडीशन अराइज हुई थी तो उस टाइम तो 5 डेज़ वो विदाउट एनी इम्पोर्ट इमरजेंसी की सिचुएशन में कर सकता था, ठीक है, अपने रिजर्व्स यूज़। लेकिन अब जो इनहेंस हो गई है वो 12 डेज़ हो गई है, ठीक है। तो ये और भी डेज़ बढ़ सकते हैं अगर इंडिया अपनी जो कैपेसिटी है स्टोरेज की वो बढ़ा दे तो। और इसका फ़ायदा गवर्नमेंट ने सोचा भी है, जो सऊदी अरबिया और यूएई है, ठीक है, उनसे इंडिया ने प्लान बना रही है इंडियन गवर्नमेंट कि उनसे ऑयल बाय करेंगे और उन्हें स्टोर करी जाएगी फॉर इमरजेंसी पर्पसेस, ठीक है। फिर इसका एक अलग एंगल से देखें तो इंडिया ऐसी सिचुएशन का ये भी यूज़ कर सकती है कि जो ऑयल डिपेंडेंट कंट्रीज़ है जिनके ऊपर इंडिया डिपेंडेंट है फुल्ली, ठीक है, हमने देखा ये 80% इंडिया इंपोर्ट करती है, ठीक है, ऑयल डिपेंडेंट है। तो इंडिया यहाँ पे ऑयल इंडिपेंडेंट भी बनने की कोशिश कर सकती है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करना, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ करना, ये एक पॉजिटिव साइड हो सकता है, जिससे इंडिया कह सकते हैं ऑयल डिपेंडेंट टू ऑयल इंडिपेंडेंट कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिन्हें गवर्नमेंट कर सकती है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन से डील करने के लिए, ठीक है। तो गाइस यही था पूरे वीडियोज़ में जिसमें हमने देखा कि कैसे ऑयल प्राइसेस क्यों फॉल हुए, ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी देखी थी, ठीक है। फिर हमने ये भी डिस्कस करा कि कोरोना वायरस का क्या इम्पैक्ट पड़ा था इस पर, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी को कैसे इफेक्ट करा नेगेटिवली, फिर पॉजिटिवली भी देखा, फिर गवर्नमेंट क्या कर सकती है। तो यही पॉइंट्स, इससे ज़्यादा कुछ अगर मीन्स में पूछता भी तो इससे ज़्यादा कुछ बाहर पूछेगा नहीं, ठीक है। तो इससे आई होप आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ डाउट बचे तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है गाइज़। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है गाइज़। थैंक यू गाइज़।